चलो आज अपन स्टार्ट करो ना। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको। सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन बचपन में पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा है क्या मराठी में? हम तो मराठी में पढ़े तो वो आता था, भारत माझा देश आहे, सर्व भारतीय माझे बांधव आहे, एक्सेप्ट 2-3। हाँ आगे आगे नहीं, भारत माझा बांधव आहे, एक्सेप्ट 2-3। और बचपन की हालत है ना, बचपन का प्यार। तो भारत माझा देश आहे, सर्व भारतीय माझे बांधव, ये पढ़ा था ना? यस सर। तो ये कहाँ पे लिखा है पता है? ये सब आपको इंग्लिश में क्या था पता नहीं मुझे, बट हमारे टाइम पे मराठी में ऐसे ही बोलते थे हम जब बचपन थे। हाँ हाँ, पर हम मराठी पढ़े। हाँ, ये तो हर जगह में। सुनो धंधो आगे, बस 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 सुनो। अभी अपन इंडिया में रहते सब लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करते हैं, हर किसी की ड्यूटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो अपनी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने राइट्स है, वो कहाँ पे मेंशन किए हुए हैं? आपको जो बात करने का फ्रीडम दिया है, आप जैसे बात करते हैं क्लासरूम में, ये बात करने का फ्रीडम आपको कहाँ पे लिखा हुआ है? कल जाके अगर आपका फ्रीडम कोई उठाता है या उसका क्लेम करता है या ब्रेक करता है, तो ये होता है राइट टू फाइल अ केस इन द कोर्ट। यस, तो अगर आपको किसी ने बोला चुप बैठो क्लास में, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके, अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये कहता है, चुप बैठो, आर्टिकल 19 ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपको इंडिया में कहीं पे भी आप बात कर सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको किसी ने एक्सप्रेस करने से रोका तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल मतलब बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign मतलब नाम सुना है ना बहुत बार, सोवर्जन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? फ्रीडम। आपको क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। सोवर्जन मतलब फ्रीडम। सोशलिस्ट, पहले के जमाने में क्या होता था कि प्रॉफिट ओरिएंटेड लोग थे, बहुत इंडस्ट्रियल जमाना था, तो सोशलिस्ट होना चाहिए, लोगों की तरफ होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करना चाहिए। सेक्युलर होना चाहिए। सेक्युलर मतलब सेफ नहीं, सेक्युलर मतलब, मुझे एक बात बताओ, इंडिया की कोई कास्ट है क्या? नहीं है, तो इंडिया सेक्युलर है। मतलब यहाँ पे हर कास्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, हर कास्ट को यहाँ पे इज्जत दी जाती है। आपको पता है ना, सब हार्मोनी, मतलब सब एक जैसी ही है, इक्वल है। आपको पता है इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस है? 20 ना, अपने मराठी, हिंदी, इंग्लिश पकड़ के कितनी हो गई? सॉरी, इंग्लिश छोड़ के मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, कितने सारे लैंग्वेज? हाँ, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस है मैडम। इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि आप जब पढ़ोगे आगे तब मेरे को भी याद नहीं है, बट बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ध्यान दो। डेमोक्रेटिक मतलब, डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक दोनों में डिफरेंस है। एक होता है डेमोक्रेटिक एंड दूसरा होता है, अगर अभी किसी का आवाज आया ना तो मैं क्लास से बाहर निकल दूंगा, ठीक है? डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। देखो, गवर्नमेंट को कौन सिलेक्ट करके देता है? गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करके देता है? गवर्नमेंट कैसे आती है? हम, वही द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जब लोग गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक। यस। अभी फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे किंग हुआ करते थे, किंग,
वो क्या करते थे, किंग मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो पूरे एरिया को रिवर्ट कर देते, वो ऑटोक्रेटिक था, वो जैसे बोलेंगे वो आपको वैसे करना पड़ेगा, जैसे राजा वैसे प्रजा, बट अभी जैसी प्रजा वैसे राजा, उल्टा है। पहले के जमाने में ऐसा था, जैसे राजा चाहेगा वैसी प्रजा, फिर अभी को जैसी प्रजा मतलब जैसे अभी लोग चाहेंगे वैसी सरकार बनती है, लोगों ने चाहा गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है इसको तो अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक मतलब आजादी। अपना इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था? आपको याद है, थैंक यू सो मच। देखो इंडिया में जस्टिस मिलता है आपको, तीन चीजों में जस्टिस मिलता है। एक सोशल, सोशल मतलब कोई भी इंसान इंडिया में भूखा नहीं रहना चाहिए। अभी पता है आपको कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है 6 to 14 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स मतलब कितने साल में होगा वो, कितने स्टैंडर्ड में जाना चाहिए? नाइन्थ और 5 साल, 5 साल पहले स्कूल में नहीं डालते, तो 9th और 5 14 साल, तो आपको 9th स्टैंडर्ड तक फ्री ऑफ एजुकेशन, ये आपका राइट है। अभी तो आप बड़े हो गए, ये राइट खत्म हुआ आपका। जब आपके बच्चे आएंगे तो ध्यान रखना उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है? स्टेट की है। आप स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो कि मेरा बच्चा अभी तक पढ़ा लिखा नहीं है, बिकॉज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप टू 14 ईयर्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बच्चा एजुकेशन से नहीं छूटना चाहिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किस में लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो जस्टिस आपको किस में मिलना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस मतलब न्याय, जस्टिस मतलब न्याय। तो आप लोगों को कुछ नहीं, ऑफिस का फोन है। जस्टिस मतलब नहीं, जस्टिस मतलब न्याय मिलना चाहिए आप लोगों को। हेलो, हाँ, हो दुपारी फोन करतो। हाँ हो, लेक्चरमध्ये थोडा वेळ फोन करतो। ओके चलो, कोई नहीं, ऑफिस से फोन था, इंटरव्यू था किसी का, तो शायद ध्यान दो। तो क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ जस्टिस। तो किसमें पकड़ा? जस्टिस। देखो आपको पता है अभी इलेक्शन जब होता है ना, तो इलेक्शन में अभी महिलाओं को भी आरक्षण दिया है, मतलब बहुत सारी जगह से महिला भी अभी कैंडिडेट हो सकती है पॉलिटिक्स में। पहले के ज़माने में 0% था, बट अब ये अनइक्वल था। फिर महिला ने बोला हमको न्याय चाहिए, महिला ने बोला हमको न्याय चाहिए, हमको भी पॉलिटिक्स में आना है। तो वो लोग, सरकार बोला, फिर गवर्नमेंट बोला ठीक है आ जाओ, फिर आपको रिजर्वेशन दिया। तो बहुत सारी जगह पे देखो जो कैंडिडेट होता है महिला होती है, तो यहाँ पे जस्टिस दिया उनको। किस इसमें? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल। वैसे इकोनॉमिक्स में होता है, जहाँ पे अनइक्वल होगा, अनइक्वालिटी होगा, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? जस्टिस मिलेगा। एग्जाम में शायद क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिस आपको कहाँ पे मिलता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, तीन चीजों में आपको जस्टिस मिलता है। आपको लिबर्टी किस बात की, फ्रीडम किस बात का है? थॉट। आपका जो थॉट है, आपका जो थॉट है आप किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। आपका बिलीफ, आपका एक्सप्रेशन, आपका फेथ एंड आपकी वर्शिप। वर्शिप मतलब भगवान की तरफ जो वर्शिप होती है। आपका जो भी है, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, आपको क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपको लिबर्टी है, फ्रीडम है। आपको कोई रोक नहीं सकता एक्सप्रेस करने से। कोई बोल नहीं सकता कि आप एक्सप्रेस मत करो। आप कभी मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में भी जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, आपको फ्रीडम दिया है, लिबर्टी दिया है। तो आपको जब एक्सप्रेस होना है तो आप हो सकते हैं जिसके सामने आपको होना है। नेक्स्ट, सुनने वाला चाहिए बस। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। मुझे एक बात बताओ, जब कोर्ट में केस होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मेरी जो केस है अगेंस्ट किसी एमएलए के साथ है, क्या कोर्ट उसको प्रायोरिटी पहले देगा? कोई एमएलए खड़ा है, उसके अगेंस्ट मेरी केस है कोर्ट में, क्या कोर्ट उसको पहले प्रायोरिटी देगा? कोर्ट में सबको
एक कोर्ट में पता ना वो लेके खड़ी होती है, उसके आंखों पे पट्टी होती है। क्यों पट्टी होती है? नहीं, कानून अंधा होगा, कानून अंधा है। कानून अंधा होगा तो सबको फांसी होगी, फिर न्याय नहीं मिलेगा, फिर कोर्ट में क्यों जाएंगे? सिर्फ लोग बोलेंगे कानून अंधा है। वो ऐसे लेके खड़ी, तो वो ये कहती है कि वो बिना देखे दोनों में डिफरेंस नहीं करना चाहती, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहते। किसी को बाय स्टेटस, मैं पॉलिटिक्स में मेरा इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप किसी को ही अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। उसी के लिए वो पट्टी पहनी है उसी के लिए वो पट्टी। आप लोग ना कहीं छोड़ दो। फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको पता है अगर आपके बारे में किसी ने भी गलत लिखा तो यू कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर डिफेमेशन। हाँ, आपको 2-3 साल की सजा हो सकती है उसमें। अगर आपने किसी के भी व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं भी अगर आपने गलत लिखा किसी के बारे में भी, अगर उसके पास वो प्रूफ है, सो ही कैन फाइल अ कोर्ट इन द कोर्ट, ही कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। डिफेमेशन के अंडर आता है। तो आपने क्या करना चाहिए? एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एग्जाम में क्वेश्चन उसी के ऊपर आएगा। चलो, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। एग्जाम में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, कौन से डेट को अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? तो 26 नवंबर 1949। तो इस दिन अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था, इसको अपन ने माना था कि अभी इस हिसाब से अपन चलेंगे। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने बनाया? अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का कॉपी किया है, कनाडा का कॉपी किया है, जर्मनी से कॉपी किया है, साउथ अफ्रीका का कॉपी किया, अपने को कुछ नहीं आता। इंडियन हमेशा कॉपी करते है ना, इंडिया हमेशा कॉपी करता है। ऐसा क्यों है? जीएसटी लाया, स्वीडन ने लाया, फिर अपन ने लाया। हर जगह अपने यहाँ पे इनोवेशन नहीं होता, अपने यहाँ पे कांड होते हैं फिर इनोवेशन आता है। कोई भी रूल यहाँ पे कब बनता है पता है? कुछ इंसिडेंट होता है फिर रूल बनता है। पहले रूल नहीं बनेंगे, पहले इंसिडेंट होंगे अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड में। हाँ वही, उसके बाद हुआ था यहाँ पे। पहले अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड में कहूँ तो इंसिडेंट होता है, फिर बाद में रूल्स होता है। यह यहाँ पे इंडिया में एक सेटबैक है। चलो यहाँ पे मुझे बात बताओ, जस्टिस 3 इसमें मिलता है, एक हाँ एंड ओके 26 नवंबर 1949 को अपन ने अडॉप्ट किया था। आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स है, आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है? हाँ पता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको पता, आपके बेसिक राइट आपको पता है, वो कौन से राइट है? कोई एक तो राइट बताओ, कोई एक राइट तो आपको पता होगा। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, और राइट टू डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन ऑप्शनल है। हाँ, राइट टू बेसिक नीड्स। अरे डिसिप्लिन नहीं, बेसिक नीड्स होगा है ना। हाँ सॉरी, बेसिक नीड्स। और वोटिंग राइट, राइट टू वोट। और मुझे एक बात बताओ, आप डिस्क्रिमिनेशन किया किसी ने आपके अगेंस्ट, अगर आप जॉब को अप्लाई किया गवर्नमेंट के यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आपका फंडामेंटल राइट है क्या आप उधर अप्लाई कर सकते हो जॉब में? कोई गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली है, आपको आपका अप्लाई करने का आपका राइट है क्या? आपका राइट है। ध्यान रखना, राइट टू प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसकी बेसिस अगर कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन करता है तो इट्स योर राइट टू फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 15 में ये कहा है। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। कोई भले आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन उसी के लिए बना है भाई साहब, आप लोगों से। इसलिए तो इंडिया एग्जिस्ट करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो कौन किसी को मर्डर कर देता, कौन किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं बचती।
इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बने अपन ने। चलो उसमें देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल होता है। जैसे अपन कंपनी का डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, वैसे अगर आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रीएम्बल। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट। The scheme of the Constitution for realization of socio-economic agenda comprises of both the justiciable fundamental rights as well as non-justiciable directive principles। ध्यान दो, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया लिख लो अगर आपके इसमें, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, एक होता है डीसीएसपी। डीसीएसपी मतलब डीएसपी मतलब डीएससीएसपी मतलब पानीपुरी नहीं, पानीपुरी क्या है वो, अच्छा एसपीडीपी। ये आंसर्स आपके इमीडिएट आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एसपीडीपी 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 स्पेशल पानी, अच्छा शिवपुरी। अपन को आदत नहीं, अपन बोलते वो दो, अपन नाम नहीं पढ़ते। अपन जो बाजू का खाता वही बोलते ये दो, आगे मैं तो उसका नहीं बोलते ये वाला उठा के दो। खाने के फोकस रहता है अपन, वो नाम का क्या है, हाँ उसका जो वही दो। कौन पढ़ते बैठेगा, भूख इतनी लगती है अपने। हाँ मेरे लाइफ में स्पॉन्सर बहुत मिल गए, इसलिए मैं कभी आवाज़ नहीं। और कभी कभी क्या होता है, अपन बोलते हैं ये, कभी दो जन बेचे बैठे, वो बोलते ये वाला ये वो वाला, वो वेटर बोलता वो वाला कैसे वो वाला, फिर अपन वो देख के दोनों इधर, फिर अपन बोलते उधर वाला वो कौन वेटर उसका। चलो आगे अपने लाइफ में स्पॉन्सर बहुत मिल गए, मेरे को कभी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो अगर इसका वायलेशन होता है, एक मिनट, वायलेशन मतलब ब्रेक, किसी ने इसका वायलेट किया, मतलब आपको एजुकेशन लेना है तो अगर आपको एजुकेशन नहीं दिया, आपको एजुकेशन लेने से उसने प्रोहिबिट किया, आपको रिस्ट्रिक्ट किया, तो आप कोर्ट में इसे एनफोर्स कर सकते हो, इस राइट को, एनफोर्सिएबल और जस्टिफिएबल। इसका मीनिंग ऐसा है भाई साहब, अभी मेरा राइट है, एक राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 फॉर एग्जाम्पल, पहले आप लिख लो जस्टिफिएबल, FIABL, इतना अच्छा लिखने की बात आप नहीं समझ सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर आपकी हैंडराइटिंग आप समझ सकते हैं ना, हम लोग भी नए हैं। मेरे को कभी कभी मेरे समझ नहीं आता। एनफोर्सिएबल, ENFORCEABL। कौन बोल रहा सर? फ्रॉम टुडे आई विल फॉलो। चेंज। जस्टिफिएबल, अभी समझा? पहले बोला होता तो पहले लेक्चर से आता। चलो जस्टिफिएबल, एनफोर्सिएबल। अब सुनो मेरी बात, कितना मस्त दिख रहा है क्लियर। क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? हैंडराइटिंग अंडरस्टैंड, अभी है अंडरस्टैंडेबल, आज से हर चीज अंडरस्टैंडेबल होगी। अब ध्यान दो, पहले बोलो आता ध्यान।
मुझे एक बात बता, देखो आर्टिकल काय की पार्टी पक्का, आर्टिकल 14 सुनो, आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट में गए, या कोर्ट में जाने दो, फॉर एग्जाम्पल कई जॉब के लिए वैकेंसी है, ठीक है, कई जॉब के लिए वैकेंसी है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला, सिर्फ आपको बोला कि आप इस केस में अप्लाई मत करो। आपने रीज़न पूछा कि क्यों ऐसा, उसने बोला कि आपकी जो कास्ट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट उसको आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो आर्टिकल 15 आपका वायलेट हो गया, आर्टिकल 14 वायलेट हुआ। वायलेट मतलब ब्रेक हो गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट मेरे को तो आज जॉब में ऐसा बोला सामने वाले व्यक्ति ने कि आपकी कास्ट इसके से हम आपको जॉब नहीं देंगे, तो ये जो लिखा है उसको तो फिर वायलेट होगा ना, ब्रेक होगा ना वो जो लिखा था, तो फिर आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल करोगे, तो उसे कहते हैं जस्टिफिएबल। आपका जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कोर्ट में, आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको ब्रेक डाउन किया या किसी ने आपको प्रोहिबिट किया तो आपका राइट आप कोर्ट में जाके एनफोर्स कर सकते हो और यहाँ पे आप जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं होता, ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब ये जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको पानी देना, यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पानी मिलना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। डेवलपमेंट नहीं हुई तो आप कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, ठीक है। ऐसा कुछ बोल कि वर्ड भी मिक्स नहीं होनी चाहिए, क्लियर चाहिए। अच्छा ओके, तो स्टेट का जो भी रहेगा ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। बट जब बात फंडामेंटल राइट्स की है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इसे एनफोर्स कर सकते हो। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है काफी बार। अपन ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया अपन ने? 26 नवंबर 1949। बट एक्चुअल कब आया ये कम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950। मतलब कम से कम 1 साल लगा उनको आने में, क्योंकि समझने में तो 1 साल लगा ना पहले इंप्लीमेंट करने के लिए। उस टाइम में भी लोग तो, उस टाइम पे तो एजुकेशन नहीं था, तो उस टाइम पे समझने के लिए भी लोगों को 1 साल लगा। फिर को कम पिक्चर में कब आई है? 26 जनवरी 1950। तो इसलिए अपन 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? दैट वाज द रीजन, बिकॉज वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में। अभी इशू हुआ था इसी के ऊपर, एक पॉलिटिक्स में, जान दो, अपने कुछ लेना नहीं, यहाँ तो को बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही लिखा है वापस। यहाँ पे आ जाओ। अब जो अपन ने पढ़ा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन से पार्ट में मेंशन किया? पार्ट 6। IV मतलब 6 ना? नहीं, ये मेरे को ये नहीं आता, क्योंकि हमारे स्कूल में हमको नहीं पढ़ा है। अच्छा, रोमन कौन सा कहता है इसके? हम मैडम कुछ नहीं आता था। मेरे को इसमें बहुत कंफ्यूजन, मैं कभी नहीं लिखता एग्जाम में आंसर, मैं हमेशा ABCD, मेरे को सिर्फ वो आता है I2 I3, बस इतना आता है, इसके बाद नहीं लिखता नहीं मैं, हमको नहीं पढ़ा अपन, नहीं। ठीक है, ये 4 है ना? हाँ, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें मेंशन है? पार्ट 4 में मेंशन है। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे बाजू में लिख लो, किधर को डायग्राम, हाँ यहाँ पे लिखो। बराबर है ना ऐसे? और इस साइड लिखा तो 6। अच्छा, चलो
पार्ट 4 हुआ। चलो ठीक है ध्यान दो। अब इन दोनों का मीनिंग ध्यान दो, इन दोनों का मीनिंग याद रखो। एक तो फेडरल का मीनिंग क्या है एंड यूनिटरी का मीनिंग क्या है। फेडरल मतलब ऐसे क्यों एक्सप्रेशन होता है, फेडरल मतलब फ्रीडम, फ्रीडम, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा फ्रीडम मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। समझो, डिसेंट्रलाइजेशन। यूनिटरी मतलब यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइजेशन। अभी समझ गए ना? सेंट्रलाइजेशन। कभी कभी इंसान खुद नहीं सुधरता, कभी कभी किसी के कहने की वजह से भी सुधर जाता है। अरे आप लोगों के दिमाग में जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। हाँ डिसेंट्रलाइजेशन। सुनो था, अभी मुझे एक बात बताओ, अपना स्टेट कौन सा है? ऑब्वियस महाराष्ट्र। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या सेंट्रल जैसा चाहेगी वैसा स्टेट में कर सकती है क्या? जिस उसको वैसा चाहिए जैसा, मतलब सेंट्रल जो चाहेगी वैसा वो स्टेट में इंप्लीमेंट कर सकती है क्या? कल अगर मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में मुझे सब बंद करना है, वो स्टेट, अभी तो तुमने बोला हाँ, मैंने बोला मोदी जी कल आते महाराष्ट्र में बोलते ये सब बंद कर दो, एक दिन उनके सब क्लासेस बंद 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अरे बंद मतलब मोदी जी ने ऐसे बोला कि महाराष्ट्र में आए और बोले आज के बाद सीएससी एग्जाम नहीं होगी, सीधा बच्चों को सिर्फ क्लास अटेंड करो, ऑन द बेसिस ऑफ टीचर उनको मार्क्स देंगे, अब सीएस पास। मेरे को तो बंदूक लगेगा कि साइन करोगे, करो तो मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट, बट इन वन केसेस सेंट्रल कैन कंट्रोल द स्टेट। पता है कौन सा? इमरजेंसी केस में, जब प्रेसिडेंट की पावर आती है ना, प्रेसिडेंट रूल, जब राष्ट्रपति कंट्रोल करता है तब प्रेसिडेंट की पावर आती है। ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी डिमांड चली ना बहुत सारी, बीजेपी की अभी डिमांड चल रही है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लगाओ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त कर दो। अभी महाविकास आघाड़ी है ना तीनों पार्टी की, तो वो कहते हैं कि इनको खत्म कर दो, इनको हटा दो और प्रेसिडेंट का रूल चलाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्राइम हो रहा है, सब जगह पे क्राइम्स हो रहे, लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो हाँ, तो ये बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट का रूल यहाँ पे लगाओ, बट अभी वैसा चल रहा है। अभी जब ये हो जाएगा ना तो सेंट्रल कंट्रोल करेगा फिर स्टेट को, और ये यही चाहते हैं कि सेंट्रल कंट्रोल करे स्टेट को। क्यों? फिर ये सेंट्रल, ये जो स्टेट है किसके अंडर आएगा? और सेंट्रल में पार्टी कौन सी? तो ऑटोमेटिकली अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इधर से भी कंट्रोल करेंगे। तो उनका इंटेंशन वो है कि अगर इनको अपन निकाल दिया और प्रेसिडेंट का रूल अगर यहाँ पे इम्पोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल चली जाएगी, तो बीजेपी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। तो इसके लिए पढ़ना जरूरी होता है, ये किसी को पता नहीं होगा। अगर पॉलिटिक्स में जाके पूछो और आपको क्वेश्चन ही पूछने देंगे, आपके ऊपर केस दाखिल किए। वो एक बार एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था उस किसी मिनिस्टर को, उसको इतना गुस्सा है, जैसे वो खत्म हो गई इमीडिएट उसके अंदर उसके नेक्स्ट दिन उसको उसके ऊपर केस लगाए, पत्रकार के ऊपर, रिपोर्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे इसकी वजह से, उसको आंसर्स नहीं पता थे। तो ऐसा कंट्रोल कर सकता है, कौन कंट्रोल कर सकता है? तो यहाँ पे लिखो कहीं तो बाजू में अगर एग्जाम में आया तो
central can control central can control central can control state in case of emergency under the President rule Article 356 of the Constitution. वाह क्या मस्त रेटिंग आ गई. Central can control state in case of emergency under the President rule Article 356 of the Constitution. नजर मत लगाओ. चलो ध्यान दो. तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तो वो फेडरल भी है, उनके हिसाब से वो काम कर सकता है, जैसे चाहे वैसे स्टेट उनका काम कर सकता है, उसे फेडरल कहते हैं. फेडरल का मतलब है स्टेट कैन मैनेज their affairs. State can manage their affairs in their own way. यहाँ पे यूनिटरी मतलब जो अपन ने पढ़ा ना, यहाँ पे ये यूनिटरी थोड़ा गलत आया होगा, अच्छा लेता. यूनिटरी मतलब सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट के ऊपर. हाँ क्या वो आएगा? यूनिटरी क्या हो? नहीं, हाँ यूनिटरी स्पेलिंग कर चाहे यूनिटरी होना चाहिए. वो आता है, ये आता है मेरे हिसाब से. वो यहाँ पे मिस्टेक होगी प्रिंटिंग. यूनिटरी ठीक है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिख लो आप पहले. हाँ यूनिटरी से वही ना, यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल करता है स्टेट के ऊपर. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, तो ये दोनों है, क्योंकि अभी तो ये फेडरल है बट सेंट्रल भी इसमें कंट्रोल कर सकती है जब इमरजेंसी आएगी. तो अपन ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है. एक केस लॉ हुई थी ये दोनों टॉपिक के ऊपर. केशवानंद नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला.
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एग्जाम अगर केस लॉ पूछते आपको कि ये फेडरल या यूनिटरी कहाँ पे डिफाइन किया है, तो इस केस में डिफाइन किया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, तो फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी, फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, which is defined in Kesavananda Bharati versus State of Kerala. हाँ? पीछे कुछ है आपके? मेरे पीछे क्या है? सॉरी लिखा है। अरे मेरे पीछे सॉरी लिखा है? सॉरी उस बुक पे ना? किस बात का सॉरी? अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। अरे मतलब मिस्टेक हुई नहीं अभी, सॉरी किस बात की? आपका बड़ा ध्यान गया उधर। सॉरी लिखा है? लिखा है वो, बट नहीं इधर यहाँ तक ही आता है मेरा लिखना। देखो इसके भाग नहीं जा सकता मैं, उसके भाग वो सॉरी। वो सर ने, अभी सर ने रखा है वो, उनको बोलते वहां पे कोई नई बुक डाल दो। सॉरी हाँ, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऐसे वाली बुक डाल दी वहां पे मस्त। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, सब लेक्चर्स की बुक डालो। सो इट इज द इक्वालिटी, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। सबसे बड़ा वो बिजनेस कम्युनिकेशन का होना चाहिए कवर पेज। नहीं इक्वालिटी, किसका उसको बड़ा स्टूडेंट नहीं, सब इक्वल, वी आर द इक्वल। लेडीज फर्स्ट ना, तो वो मैम पढ़ाती है ना। तो लेडीज का फर्स्ट तो मैडम का पूरा पोस्टर लगा दो, फिर वहाँ पे हम तो जेंट्स, हमारे इधर छोटो पासपोर्ट साइज फोटो लगा दो इधर नीचे, लेडीज फर्स्ट, तो इट इज अनइक्वल टू अस। फिर बॉयज ने क्या गलती की? लेडीज फर्स्ट। सर वो छोटी छोटी चीजों पे फिर लोगों की फोकस भी जाएगी ना। तो जाने दो, अभी क्या करना है अपने को, ये मेरे को समझ नहीं आता। इट इज अनइक्वल। जहाँ पे मंदिर में जाना लेडीज जाओ पहले, हम फिर क्या बैठे, हम तो ऐसे ही बैठे। कोई खाना बैठने गए, पहले लेडीज को जाने दो। मतलब ठीक है, लेडीज कोई लेडीज के समझ सकते हैं। लेडीज में कोई ओल्डर होती ठीक है, अच्छी लड़कियां भी ऐसी जाती है ठीक है, सर हम ऐसे कब से खड़े और आती है ऐसे स्टाइल में अंदर चली जाती है। अपने को लगता है बाकी लेडीज तो ठीक है, आपका क्या? हम तो कब से लाइन में खड़े, हम तो कुछ नहीं होता यार, और लेडीज को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट लेडीज, बट नॉर्मली देखा जाए तो इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। अपन तो इक्वालिटी पढ़ते हैं। चलो ना बस सर टाइम हो गया। किसने बोला टाइम होगा? 5 मिनट बचे। हो गया हाँ पक्का? रुको 1 मिनट चेक कर दो।